Dear students, learners and friends, class 10th history, the rise of nationalism in Europe. नोट्स ट्यूटोरियल का ये 5th पार्ट है। उम्मीद है कि आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज देख रहे होंगे, उसके बाद इनको वॉच करते होंगे ट्यूटोरियल्स को, जिन्हें हम नोट्स ट्यूटोरियल कहते हैं, जिससे कि आपको इसके सारे पॉइंट्स ठीक से समझ में आ जाएं। तो हमारा पहला पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म विद रिवोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थी वो कोशिश कर रही थी कि जो उनका जो होल्ड है अपनी मोनार्की पे और अपने सिस्टम पे वो बना रहे। दे वर ट्राइंग टू कंसोलिडेट द पावर। तो उसका रिएक्शन देखने को मिलता है किस प्रकार से डिफरेंट सोसाइटीज सेटअप होती हैं, सीक्रेट सोसाइटीज़, वो सब हम पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं कि जो लिबरलिज्म है प्लस जो नेशनलिज्म है ना, ये दोनों मिलके रिवोल्यूशंस को जन्म देते हैं। इसमें जो लिबरल्स हैं वो शामिल होते हैं और जनरली जो मिडिल क्लास से आते हैं, वो सब हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। तो चलिए पॉइंट लेते हैं। जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थी जिन्हें 1815 ट्रीटी ऑफ वियना के तहत जो सेटअप किया गया था, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था, तो उन्हें लिबरलिज्म और नेशनलिज्म से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। दूसरा पॉइंट है कि रिवोल्यूशंस होते हैं और रिवोल्यूशंस वो लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा वो लीड किए जाते हैं। इटली में होते हैं, जर्मनी में होते हैं। जर्मन का जो कॉन्फेडरेशन था उसमें ना, तो उसमें कई स्टेट्स थे, तो जर्मन स्टेट्स में होते हैं। ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में भी होते हैं, आयरलैंड में, पोलैंड में। और इसको लीड करने वाले लोग जो थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, जैसे प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स। कमर्शियल मिडिल क्लास भी उसमें शामिल थी, मतलब मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। तो अब हमें पहला रेवोल्यूशन पढ़ना है। तो टॉपिक है 1830 जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस। मतलब इस समय 1830 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेवोल्यूशन फ्रांस में ही हुए थे, यूरोप के अदर पार्ट्स में भी रेवोल्यूशंस हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रांस का 1830 का रेवोल्यूशन पढ़ना है, जो कि जुलाई में हुआ था। और थोड़ा इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसे 3 ग्लोरियस डेज़ का रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 दिन में समाप्त हो गया था और अचीवमेंट्स जो उन्हें चाहिए थे वो मिल गए थे। 26 से 29 जुलाई के बीच में ये रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था। जब रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें जो गद्दी पे बैठा था फ्रांस के, वो था चार्ल्स टेन। ध्यान रहे बच्चों कि जो 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना के तहत जो है वो लुइस 18 को बैठाया गया था, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन लुइस 18 बाद में 1824 में जो है वो हट जाता है और फिर चार्ल्स टेन गद्दी पे बैठते हैं, लेकिन 1830 में आते आते इनको भी हटा दिया जाता है और इनकी जगह लुइस फिलिप को गद्दी पे बैठाया जाता है। तो चलिए पॉइंट्स लेते हैं। जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे, मतलब जो रिवोल्यूशन के कर्ता धर्ता थे, तो उन्होंने बवन किंग डायनेस्टी, चार्ल्स टेन जिस पे शासन कर रहा था, उसको उखाड़ फेंकते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पे इंस्टॉल की जाती है लुइस फिलिप के नेतृत्व में। मतलब किंग्स चार्ल्स को हटाया गया, उसकी जगह दूसरे को बैठाया गया जो कि लुइस फिलिप है, या लुइस फिलिप पे भी आप कह सकते हैं। और इसे जुलाई रेवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ये जुलाई 1830 में हुआ था। और यूरोप के अन्य भागों में जो रिवोल्यूशंस हुए थे, तो उसमें ब्रसल्स में, मतलब बेल्जियम की आज राजधानी है, तो वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है। और जो बराबर ट्यूटोरियल वॉच करते हैं, चैप्टर एक्सप्रेशन सीरीज हमारी जो है वो देखते हैं, समझते हैं, उन्हें पता होगा कि व्हाट इज़ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। नहीं तो ट्रीटी ऑफ वियना आप देख लीजिए। इसके बाद जो है ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि जब 1830 में जब रिवोल्यूशन हुआ था तो क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, कौन है मेटरनिक आप जानते हैं, पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था, देख लीजिए, वॉच कर लीजिए। ये होस्ट था ट्रीटी ऑफ वियना का। तो उसने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि फ्रांस में कोई भी अपीवल होता है, कोई भी इवेंट होता है, कोई रिवोल्यूशनरी इवेंट होता है, तो पूरे यूरोप में वो फैल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि किंग चार्ल्स टेन को गद्दी पे बैठाया जाता है, लेकिन आगे चल के आप 1848 का रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो इसमें जो है लुइस फिलिप जिसे गद्दी पे बैठाया गया था उसको भी उखाड़ फेंका जाता है और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया जाता है। इट वाज द सेकेंड रिपब्लिक। तो आगे हम पढ़ेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतने पॉइंट ध्यान में रखने हैं जितने यहाँ पे लिखे गए हैं। आइए मैप देख लेते हैं। देखिए मैप है और इसमें जो यहाँ पे जो पोर्शंस आपको मिल रहे हैं ये सब के सब जो है रिवोल्यूशन के हैं। तो देखिए फ्रांस, स्पेन में भी कई जगह हैं, फ्रांस में यहाँ पे पेरिस में है ना, यूनाइटेड किंगडम में भी है। और इधर देखिए जो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट थी ना, उसके इस क्षेत्र में जहाँ पे इटली उटली का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और इसी समय यहाँ पे जो ब्रसल्स में रेवोल्यूशन होते हैं और वो बेल्जियम को अलग कर देता है। और देखिए रशिया में भी कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन देखने को मिले हैं, लेकिन सब कुचल दिए जाते हैं। ये सफल होता है और ब्रसल्स में सफल होता है। इसमें जो रेवोल्यूशंस हैं वो लगभग 1820 से लेके 1831 के बीच के दिखाए गए हैं। तो आप ये मान लीजिए कि कुछ रेवोल्यूशंस ऐसे हैं जो 1830 के पहले के हैं। मैं इसको सबको मिटा देता हूँ। आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे 1830 की डेट दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे दी गई है ना। अगला जो आपको पढ़ना है वो है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लिए आपको एक मैप में आपको समझा दूँ।
इसका जो पहला पॉइंट है कि ग्रीस, जिसे यूनान भी कहते हैं, वो ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत था 15th सेंचुरी से। मतलब ऑटोमन वो आज़ाद नहीं था और ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इसके लिए मैप ले लेते हैं। देखिए जो मैप आप देख रहे हैं, ये इतना हिस्सा जो है ये देख रहे हैं आप, इसे यूरोप में ही शामिल किया गया है, लेकिन यूरोप से काफ़ी अलग है। तो ये है टर्की, इसे तुर्की कहा जाता है। इट इज़ इस्लामिक कंट्री। अंकारा यहाँ की राजधानी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इस्तांबुल एक हिस्टोरिकल सिटी है। लेकिन ये जो तुर्की है ये वही पुराने ऑटोमन साम्राज्य का मतलब जो अब जो कंडीशन है उसकी, वो इसको शो कर रहा है मैप। ऑटोमन साम्राज्य आप कह सकते हैं कि सिर्फ तुर्की का जितना इलाका इतने में सिमट के रह गया है, लेकिन एक समय इसने काफ़ी एरिया कवर किया हुआ था, जिसके लिए मैं अभी एक दूसरा मैप लूँगा। और ये है जो है आपका ग्रीस, आप देख रहे हैं ये सब। और जो हमारा ईस्टर्न यूरोप है ये भी ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। ये है जो मैप में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो अरबियन पार्ट है यहाँ तक ये ऐसे किनारे किनारे फैला हुआ था, और ये जो हिस्सा है पूरे यूरोप का इतना उसने अपने कब्जे में लिया हुआ था। इधर अफ्रीका का भी हिस्सा कब्जे में था, इजिप्ट वगैरह सब। वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर व्हेन वी स्टडी अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड इट वाज इस्लामिक एम्पायर। तो 15th सेंचुरी से ही ये जो ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ये है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में शुरू होता है, और ये जो इंडिपेंडेंस है इसका शेयर जो सिर्फ और सिर्फ कारण है, हालांकि कब्जे में तो बहुत पहले से था, और जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स होती हैं, जो यूरोप में जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना, वो इसकी वजह होता है। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि 1830 का जो हमने जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ा उसके पहले हम स्टडी कर सकते थे। हमने क्यों किया इसको इसके बाद में, 1830 के रेवोल्यूशन के बाद, इसको भी हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस जो इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल था, और जो वो ऑटोमन साम्राज्य से अपने आप को अलग करना चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे, इसको और भी यूरोपियन पावर्स ने सपोर्ट किया, जैसे फ्रांस है, रशिया है एंड द यूके है। कहने का मतलब है कि यूरोप के जो अदर पार्ट्स के जो लोग थे, तो दे हैड ग्रेट सिंपैथी फॉर द स्ट्रगल ऑफ द ग्रीक पीपल बिकॉज ऑफ द वैल्यू द ग्रीक कल्चर हैज़। यूनानी संस्कृति का बड़ा सम्मान था यूरोप में। इसके अलावा जो ग्रीक्स थे वो निर्वासन में रह रहे थे, एग्जाइल में रह रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जो अपने देश में नहीं रह रहे थे वो देश को छोड़ के चले जा चुके थे, तो उन्होंने भी ग्रीक रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया बाहर से, और कई लोग तो यहाँ आए लड़ने के लिए। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है, द पोएट्स एंड द आर्टिस्ट लॉर्डेड, मतलब प्रशंसा करते थे, द एंशेंट ग्रीक आर्ट एंड कल्चर। इसको याद रखिए, पॉइंट वैसा को वैसे याद कर लीजिए। एंशेंट ग्रीक आर्ट एंड कल्चर एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। इस पॉइंट को बिल्कुल मत भूलिएगा आप। क्रेडल होता है पालना, जिसमें बच्चे को छोटे में झुलाया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि यूरोप की जो सिविलाइजेशन है, यूरोप की जो कल्चर है ना, उसकी जड़ें ग्रीस में है। वहीं से पनपी बढ़ी ये सिविलाइजेशंस यूरोप की, और वही खतरे में है, वहीं के लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहीं के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। दैट इज़ वाई द अदर यूरोपियंस आल्सो हैड ग्रेट सिंपैथी फॉर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द पीपल फ्रॉम फ्रांस, द पीपल फ्रॉम रशिया, द पीपल फ्रॉम यूके एट्सेट्रा। और यही जो पॉइंट मैंने बताया, इसी की वजह से पब्लिक सपोर्ट काफ़ी इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को मिला। और इसमें इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन को भी आपको याद रखना है ना। उन्होंने काफ़ी कुछ फंड जुटाए थे कि यहाँ पे संघर्ष करने वालों के लोगों के लिए मदद करने के लिए, खुद भी लड़ना चाहते थे जाकर, लेकिन वो 1824 में उन्हें फीवर होता है एंड ही डाइड बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, इसमें लॉर्ड बायरन को दिखाया जा रहा है किस प्रकार से वो युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, लोग कितना उनको मतलब सपोर्ट करते थे। और फिर उसके बाद वो सफल रहा, और 1832 में एक ट्रीटी होती है जिसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है, और उसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। और जो इमेज में दिखा रहा हूँ इसे भी आप देख लीजिए, इसका टाइटल है द मैसेकर एट क्योस। इस पेंटिंग को जो फ्रेंच पेंटर है यूजीन डेलाक्रोआ ने 1824 में बनाया था। इट इज़ ए ह्यूज पेंटिंग जिसमें ऑटोमन साम्राज्य के सैनिक आप देख रहे हैं हमला करते दिखाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग ऐसा क्लेम किया जाता है कि 20,000 से ज़्यादा ग्रीक्स जो है दे वर किल्ड बाय तुर्क्स। और क्योस एक आइलैंड है, वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे ऐसा हुआ था। यू कैन इजीली सी दैट कि द पेंटिंग फोकसेस ऑन द सफरिंग ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन हु आर द मोस्ट वल्नरेबल व्हेनेवर सच अटैक्स टेक प्लेस इवन टुडे। इस पेंटिंग के जरिए जो है डेलाक्रोआ है ना वांटेड टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स, कि जो लोग इस पेंटिंग को देखें तो एक प्रकार से उनका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रति एक सिंपैथी जनरेट हो। तो यू कैन see how the artists, the poets, the writers contribute towards the raising the feeling of nationalism and getting support and mobilizing the people around it. अगला हमारा टॉपिक है, लेकिन इसमें पॉइंट लेने से पहले मैं आपको समझा दूं कि भाई अब जनरली हम बात करें तो ब्रेन
और हार्ट की बात होती है। हार्ट जो होती हैं वो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। और ब्रेन जो है वो लॉजिक पे सोचता है, वो रीजंस पे सोचता है, वो प्लानिंग करता है, वो आपको डिसीजन लेने में मदद करता है, वो प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ भागता है। और फीलिंग्स जो होती हैं वो सीधा सीधा लोगों को दिलों से जोड़ती हैं। तो जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो नेशनलिज्म जो है ये फीलिंग से रिलेटेड होता है तो बहुत स्ट्रांग होता है, और ब्रेन से रिलेटेड होता है तो फिर ये मैनिपुलेटिव हो जाता है। और ये फीलिंग्स हमारी इमोशंस होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव इज़ अ फीलिंग, इट इज़ नॉट एन आउटपुट ऑफ ब्रेन। इफ़ इट इज़ देन इट इज़ नॉट लव। तो कुछ हमारी जो मन में भी अंतर भावनाएं उठती हैं, कुछ तो हमें समझ में आती हैं, कुछ हमें ठीक से समझ में नहीं आती तो हम उन्हें मिस्टिक कह देते हैं। और कभी कभी हमें चीज़ों का आभास होता है, हम उसे इंट्यूशन कह देते हैं कि मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है। तो लोग कहते हैं अपने दिल की सुनो, इंट्यूशन पे भरोसा करो, दिमाग को एक तरफ रख दो। और इन्हीं फीलिंग्स के ज़रिए आर्ट डेवलप होती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो लिटरेचर हो। तो आप समझ गए होंगे। अब हम पहला पॉइंट लेते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट, एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका मकसद था टू स्प्रेड नेशनल सेंटिमेंट्स, लोगों के मन में राष्ट्रीय भावनाएं जगाना, और फिर उन्हें ये समझाना कि वास्तव में नेशन क्या होता है, राष्ट्र हम किसे कहते हैं। और इसके लिए वो आर्ट का सहारा लेना, पोइट्री का सहारा लेना, स्टोरीज़ का सहारा लेना और म्यूज़िक का सहारा लेना, इनके यूज से लोगों के दिलों के फीलिंग्स को टच करना और नेशन स्टेट के क्रिएशन के लिए लोगों को तैयार करना, लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना कि वास्तव में जो वो हैं तो उनकी आइडेंटिटी क्या है। मतलब इट मैटर्स अ लॉट कि उनकी आइडेंटिटी क्या है और उस आइडेंटिटी से किस प्रकार से एक नेशन क्रिएट किया जा सकता है। यानी यहाँ पे हमको एक साइड पॉइंट अपने आप मिल जाता है कि ओनली रिवोल्यूशंस एंड वॉर डू नॉट क्रिएट, और वी कैन से टेरिटोरियल एक्सपेंशन डू नॉट क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। The development of nationalism does not come only through wars and revolutions, बल्कि to create the idea of nation, culture has also its role, तो it played its role। तो दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो जोर दिया जाता है कि जो कल्चरल मूवमेंट था तो ये वास्तव में इमेजिनेशन को लेकर साथ चलता है। तो इमोशंस को समझो, इंट्यूशन से जुड़ो, और मिस्टिकल फीलिंग्स जो मैंने आपको बताई थी कि वो इस पर जोर दिया गया। इसमें आपको याद रखना है कि जो आर्टिस्ट थे, है ना, दे क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने बल्कि कहा कि आप इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब पे ध्यान दीजिए। एंड दे क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ, ये आपकी बुक में लिखा गया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीज़न। ठीक है। अगला पॉइंट इसी में बनेगा कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र का आधार क्या होता है, एक राष्ट्र वास्तव में बनता कैसे है। तो ये कहना था जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे कि कलेक्टिव हेरिटेज एंड कॉमन कल्चरल पास्ट एज अ बेसिस ऑफ नेशन। कहने का मतलब ये है कि जो पीपल है वो पहले क्या स्थिति थी, पहले आप समझ लीजिए कि पहले क्या था कि किंग हो गया, या कोई एम्परर हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, उनके ऊपर वो शासन कर रहा है। दे आर द सब्जेक्ट एंड दे आर द रूलर्स। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके बाद जो स्थितियां बदलती हुई ये बदलती हैं कि लोगों को समझ में आने लगा कि वी आर द पावर्स। पीपल को समझ में आया कि जो पावर है वो हमारे साथ है, वी आर द रूलर्स। यानी हमें सेल्फ रूल चाहिए और हम किसी को अपने ढंग से अपॉइंट करेंगे प्रशासन चलाने के लिए। जैसा कि आज आप देखते हो डेमोक्रेसी में, है ना, हमारे लीडर्स हमें गवर्न करते हैं लेकिन उनका चुनाव हम ही करते हैं। तो नेशनलिज्म कहीं ना कहीं सेल्फ रूल से जुड़ा हुआ है, और जो लोग हैं हु हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आर बाउंड बाई कॉमन आइडेंटिटी। यार हमारी तो कॉमन हिस्ट्री है यार, अगर हम पास्ट में जाएं तो हमारे पूर्वज सेम है यार, हमारी विरासत सेम है। जैसे इफ़ वी लिव इन इंडिया एंड वी आर इंडियन, तो वी कैन proudly say that we have a great civilization like the Indus civilization. We have a great cultural past. We have a great legacy of religious texts. The great kings like Ashoka. तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो लोग जुड़ जाते हैं। And when they demand for a self rule, that becomes the basis of a nation. हम कितने भी अलग हों, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती, बंगाली, बिहारी, but we all together bound by common identity that we all are Indians. And that is why we have a nation and we are the people of this nation because we have a common identity। तो ये थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कलेक्टिव शब्द आए हैं और कॉमन शब्द आए हैं, है ना। हमारी हेरिटेज जो हमारी पास्ट जो है हमारे सबके लिए कॉमन, जिनके लिए कॉमन नहीं है दे कैन नॉट हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म फॉर अ नेशन। एन अमेरिकन वुड नॉट बी एज नेशनलिस्ट फॉर इंडिया एज ही वुड बी फॉर अमेरिका। अ पाकिस्तानी वुड नॉट बी एज नेशनलिस्ट फॉर इंडिया एज ही वुड बी फॉर पाकिस्तान। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उस मिट्टी को हम सलाम कर सकते हैं।
अगला पॉइंट है, इसमें आपको याद रखना है कि जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। क्यों याद रखना है? इसलिए याद रखना है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको किसी राष्ट्र की आत्मा यानी उसकी जड़ को ढूंढना है और नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र के निर्माण की बात करनी है, मतलब जर्मन फिलोसोफर थे तो उन्होंने जर्मनी के लोगों से कहा कि आप इसे फोक कल्चर में ढूंढो। फोक कल्चर का मतलब लोक संस्कृति। लोक संस्कृति, ये हिंदी में लोग नहीं है, लोक संस्कृति, ठीक है। और लोक संस्कृति का मतलब होता है कि जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती पर हजारों हजारों साल पहले से कौन सा संगीत चला आ रहा है, कौन सी कहानियाँ चली आ रही हैं जिनका पता ही नहीं है किसने रचनाएं की थी, किस तरह के डांस चले आ रहे हैं जिनका पता ही नहीं है कब ये शुरू हुए। जैसे हमारे यहाँ कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, बिहू, कथकली, ये हमारे क्लासिकल डांसेस हैं और हमारे ओरिजिनल डांसेस हैं। जो उत्तर भारत में रहते हैं, मैं उत्तर भारत में रहता हूँ, तो शोहर है, बिरहा है, विदेशिया है, पंजाब में सांग खेला जाता है, नौटंकी है, ये सब हमारी धरती की उपज है। दे आर आवर ओरिजिनल्स, चले आ रहे हैं सैकड़ों सालों से, हजारों साल से लोगों के बीच में प्रचलित रहे। इसे लोक संस्कृति कहते हैं। जो बर्थडे आज मनाते हो, जो डिफरेंट डेज बनाते हो, वैलेंटाइन डे है तो फ्रेंडशिप डे है तो ये डे है, इससे भारत की आत्मा कभी नहीं जुड़ती। मे बी इट इज़ अ ट्रेंड बट इट इज़ नॉट इंडियन कल्चर। आप पार्टी करते हो, अंग्रेजी डांस करते हो, जैज़ है, रॉक म्यूज़िक है, नो, इंडियंस हैज़ मेलोडी, ये हमारा है ही नहीं है। कभी हम इसे अपना नहीं कह पाएंगे, जिनका है वो कह पाएंगे। जब हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो वी आर प्राउड दैट इट इज़ आवर लैंग्वेज। लेकिन जब आप इंग्लिश भाषा की बात करते हैं, बड़े बड़े अंग्रेज बनते हैं, वी कैन नॉट फील प्राउड इन इट। At least in the today's world, when we speak Hindi, when we speak Indian, when we wear Indian costumes, when we are outside India, चाहे वो पंजाब का हो चाहे बंगाल, कोई भी कस्ट्यूम पहनते हैं, वहाँ पे जाके जब हम इंडियन कल्चर की बड़ाई करते हैं, हमारा सीना फूल के 56 इंच का हो जाता है, जो कि कहावत है। ये और देशों के लिए भी उनके हिसाब से लागू होता है। तो फोक कल्चर इज़ द ओल्डेस्ट कल्चर विच हैज़ बीन फॉर द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इट इज़ ओरिजिनल, इट इज़ आवर, इट इज़ द रूट ऑफ ऑल द कल्चर्स। तो जर्मन गॉटफ्राइड का कहना था कि नेशन समझना है, नेशन बिल्डिंग का काम करना है, तो जर्मन के लोगों जाओ अपनी कल्चर से जुड़ो। वो कल्चर आपको फोक कल्चर में मिलेगी, फोक सॉन्ग्स मिलेगी, फोक पोइट्री में मिलेगी, फोक टेल्स में मिलेगी, फोक डांस में मिलेगी। राष्ट्र की आत्मा हमारी अपनी संस्कृति में निवास करती, किसी दूसरे की संस्कृति में निवास नहीं करती। इसका अगला पॉइंट है कि सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते। बहुत से लोग अनपढ़ भी होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कम से कम वो भाषा का प्रयोग तो करते हैं अपने लोकल लैंग्वेज पे। तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाए, म्यूज़िक का प्रयोग किया जाए, फोकलोर का भी प्रयोग किया जाए, मतलब जो लोक कथाएँ हैं, इससे जो लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावनाएँ जीवंत बनी रहेंगी। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस। राष्ट्र का संदेश, नेशन बिल्डिंग का संदेश इस भाषा में लोगों के बीच में पहुँचाया जाने लगा। मीन्स इट वॉज एन एफर्ट to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। अगला पॉइंट है पोलैंड का, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर को पढ़ा और उनके ये हमने नेशन बिल्डिंग और स्पिरिट ऑफ द नेशन को पढ़ा, उसी प्रकार से आपको करोल करपुंस्की का भी नाम याद रखना है। ये पोलैंड से रिलेटेड थे और इन्होंने भी फोक कल्चर का सहारा लिया और लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावनाएं जीवंत रखने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ओपराज थे, जो नाटक थे खेले जाते थे, तो उन्होंने उन्हें डांसेस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ओपराज एंड म्यूज़िक को फोक डांसेस में, जैसे पोलोनाइज एंड मजूरका, तो पोलोनाइज को यूज़ करना, मजूरका को यूज़ करना, इन डांसेस को परफॉर्म करना एक नेशनल सिम्बल्स बन गए। अब बताइए, जो पोलोनाइज है, ये मजूरका है, ये नेशनल सिम्बल्स पोलैंड वालों के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो सकते। अब हमारी हम बात करें तो उसमें हम वंदे मातरम का बहुत जिक्र करते हैं ना, तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से कल्ट सॉन्ग बन गया था। एंड जब भी आप वंदे मातरम गाते हो, कुछ करते हो, तो टोटली इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर नेशनलिस्ट फीलिंग टुवर्ड्स आवर कंट्री इंडिया, टुवर्ड्स आवर नेशन इंडिया, एंड इट इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम स्ट्रगल आल्सो। और आज ये हमारा एक राष्ट्रीय गीत भी है। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, हो सकता है 1 मार्क क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। जर्मन भाषा में दास वॉक, इसका मतलब है पीपल, कॉमन पीपल, और दूसरा है वॉक्स जेस्ट, जिसका मतलब है नेशन। और जो अब लेकिन जो कि फोक कल्चर को लोगों के सामने रखने के लिए बहुत मेहनत करके उसका कलेक्शन करना भी ज़रूरी था, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि इसकी रचना की गई थी किसी पुस्तक में मिल जाएगा। तो इसे हज़ारों हज़ारों साल की कथाएं उन्हें इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की ग्रिम ब्रदर्स ने, और ग्रिम्स फेरी टेल्स के नाम से जो है उनकी पुस्तक आई और 3 वॉल्यूम्स में थी। बहुत मेहनत करके इन भाइयों ने फोक टेल्स को इकट्ठा किया था।
वो जाते थे, गांव देहात में लोगों से मिलते थे, पूछते थे कि उनके यहाँ कौन सी कथाएं हैं जो वर्षों से चली आ रही हैं, जो उनके दादी, मामा, नाना, फिर उनके नाना, फिर उनके नाना, तो सदियों से चली आ रही कहानियों को इकट्ठा किया जो बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में फेमस थी, और 1812 में जाके उन्होंने फिर इसको पब्लिश किया। और इन्होंने एक जर्मन डिक्शनरी को भी 33 वॉल्यूम में प्रोड्यूस किया। और ये एक ऐसा भी समय था जब एक प्रकार से वहाँ पर नेपोलियन का शासन हो गया था, और इसलिए फ्रेंच जो डोमिनेशन है उसको भी अपोज करने का एक तरीका था कि डेवलपमेंट ऑफ जर्मन लैंग्वेज एंड रेजिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू फोक टेल्स, एंड थ्रू द फोक टेल्स क्रिएट अ जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। तो ये सब आपकी बुक में बगल में लिखा है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, तो इसको भी आपको पढ़ते रहना चाहिए बुक में। बाकी चैप्टर एक्सप्लेनेशन में सब कुछ दिया गया है, लेकिन यहीं पे आपको एक और क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए, वो है रोल ऑफ लैंग्वेज इन पोलैंड। देखिए, पोलैंड जो है वो रशियन ऑक्यूपेशन के तहत था, ठीक है। तो रशियन लैंग्वेज जो है, रशिया की जो गवर्नमेंट थी उसने इम्पोज करना शुरू कर दिया हर जगह कि पोलिश लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाएगी बल्कि उनकी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी उन्होंने इनको फोर्स करना शुरू कर दिया। 1831 में एक आर्म्ड रिवोल्यूशन हुआ वहाँ पर, रिविलियन, लेकिन उसे कुचल दिया गया। इट वाज अगेंस्ट द रशियन ऑक्यूपेशन। और बहुत से मेंबर जो क्लर्जी के थे, चर्च के थे, तो वो लोग इसको यूज़ करते थे अपने सरमन्स में, अपने प्रवचन में। तो वहाँ पे भी कहा गया कि भाई आपको जो है चर्च गैदरिंग के दौरान भी आपको पॉलिश लैंग्वेज में ही लोगों को प्रवचन देना है, प्रीचिंग्स करनी है, टीचिंग्स करनी है। लेकिन अब देश की भाषा भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता को जन्म देती है, तो पोलैंड के लोग पॉलिश भाषा के, उनकी अपनी भाषा थी। तो अब देखिए यहाँ पे पॉलिश रशियन भाषा थोपी गई है, इलीगल है पॉलिश भाषा को यूज़ करना, लेकिन उसके बावजूद भी आप विरोध करके अगेंस्ट जाके और सज़ा आपको मिल सकती है, उसके बावजूद भी आप पॉलिश भाषा को यूज़ कर रहे हो, तो लोगों को आपके प्रति सिंपैथी तो जागृत होगी। सो यूजिंग द पॉलिश लैंग्वेज आल्सो बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रशियंस। तो क्लर्जी जो थी वो पॉलिश लैंग्वेज चर्च गैदरिंग्स में यूज़ करते थे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस उसमें देते थे, जिससे कि लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स आए, और इस वजह से बहुत से बिशप्स को, प्रीस्ट को सजाएं दी गई जस्ट बिकॉज दे वर नॉट यूजिंग द रशियन लैंग्वेज। और फिर कईयों को जेल में डाल दिया गया, कईयों को साइबेरिया भेज दिया गया जो कि बहुत ही ठंडा इलाका है, कि जाओ वहीं पे जम के मर जाओ। तो लास्ट पॉइंट बन जाएगा अपने आप, द यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज बिकेम अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। तो इस प्रकार से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ लैंग्वेज। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का आप यूज़ करोगे, इट वाज यूज्ड टू कन्वे द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन बिल्डिंग टू द लार्ज ऑडियंसेस, एंड अ केस ऑफ पोलैंड। यहाँ पे आप इसको 5 मार्क क्वेश्चन आए तो अभी सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसी में हमें अगला पॉइंट लेना है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। भुखमरी, डिफ़िकल्टीज़ और फिर रिवोल्ट्स इसकी वजह से। तो इसका पहला पॉइंट है कि 1830s का एक ऐसा दौर था जब लोगों को बहुत ही कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही थी, और उसकी वजह क्या थी कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, तो जॉब्स कम पड़ जा रही थी, तो लोग माइग्रेट कर रहे थे, तो रूरल से मतलब ग्रामीण इलाकों से अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलता है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो ही चुका था, तो उसकी वजह से मशीन से बने जो गुड्स आ रहे थे तो उनसे भी कंपटीशन झेलना पड़ रहा था। खासकर ये कंपटीशन जो था वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में था, जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करते थे हाथ से। अगला पॉइंट ये है कि जहाँ जहाँ अरिस्टोक्रेसी थी, अभी भी यूरोप में अरिस्टोक्रेसी थी, तो वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम काम करता था, तो फ्यूडल ड्यूज से लोग परेशान थे, तो फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस इनको परेशान करते थे। इसके अलावा फूड शॉर्टेजेस की समस्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी जो मैंने आपको बताया। तो इसकी वजह से मान लीजिए कभी हार्वेस्ट ख़राब हो गई तो फाकों की नौबत आ जाती थी, दैट इज़ कॉल्ड पॉपरिज्म, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी देखने को मिलती थी। और इस वजह से रिवोल्ट्स होते थे। आपकी बुक में एक रिवोल्ट है जो सिलेशिया में हुआ था, और ये कॉटन वीवर्स के द्वारा हुआ था और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ हुआ था। यहाँ हम उसका डिटेल नहीं दे रहे हैं, बट आपकी बुक में है ये 1845 में ये रिवोल्ट हुआ था। और आपकी बुक में दिया गया है कि इसमें अंततः जो है 11 जो है वीवर्स वो मारे जाते हैं, दे वर शॉट डेड। तो लास्ट पॉइंट बनता है कि धीरे धीरे फिर 1848 जो है वो जो ऐसा साल था जहाँ पे फूड शॉर्टेजेस काफ़ी देखने को मिली, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से रेवोल्यूशंस होते हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। रिवोल्ट इन फ्रांस ये फरवरी में हुआ था, इसलिए फरवरी रिवोल्यूशन भी जाना जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो है लोग फूड शॉर्टेजेस से परेशान थे, अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान थे, और जो 1830 में जिसे राजा बनाया गया था चार्ल्स को हटा के लुइस फिलिppe को, तो उससे भी परेशान थे, उनकी नीतियों से परेशान थे। तो पहला पॉइंट है कि लोगों ने फिर विद्रोह किया, पेरिस में सड़कों पे आ गए और उन्होंने बैरिकेड्स खड़े कर दिए।
ये आप समझिए कि इस तरह से वहाँ पे लोगों ने विरोध किया था कि सड़कों पे उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए कि जो सेना के लोग हैं जो आगे मूव ना कर पाएँ। और लुईस फिलिप को जो है गद्दी छोड़नी पड़ी, वो इंग्लैंड भाग गया। और उसके बाद फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। इट वाज द सेकंड रिपब्लिक। पहला रिपब्लिक 1792 में डिक्लेयर किया गया था, लेकिन बाद में फिर नेपोलियन आके वहाँ पे एम्पायर खड़ा कर देता है, मोनार्की को रिस्टोर कर देता है। फिर 1850 में मोनार्की रिस्टोर होती है, अब जाके यहाँ पे सेकेंड रिपब्लिक बनता है। और आज के दौर में आज की तारीख में फ्रांस में फिफ्थ रिपब्लिक चल रहा है। तो आप यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे 4 रिपब्लिक ऑलरेडी हो चुके थे, जिसमें से दूसरा मैंने आपको बताया। और रिपब्लिक हो गया तो वहाँ पे कोई राजा तो रहेगा नहीं, तो लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए। अभी भी जो है विमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, मेल्स को दिया गया था जो 21 ईयर्स को या उससे ऊपर थे। और राइट टू वर्क भी ग्रांट किया गया। और नेशनल वर्कशॉप सेटअप की गई, जिसमें जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिशें की गई। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे आप कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकें, जो मैं बताता रहता हूँ आपको कि अब चूंकि रिपब्लिक था तो यहाँ कोई मोनार्क तो बैठाया नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जो है शासन लुइस नेपोलियन के हाथ में दिया गया, जिससे ये जो है वो जो नेपोलियन बोनापार्ट का ही रिलेटिव था, नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था, और ये नेपोलियन थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 1948 में इन्हें बनाया जाता है। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस आप कह सकते हो। लेकिन बाद में चल के ये भी जो है 1852 में जाके अपने को एम्परर घोषित कर देते हैं। तो 48 से 52 तक ये जो रिपब्लिक रहा, और उसके बाद ये रिपब्लिक भी ख़त्म हो गया और एक एम्परर बन गया। बाद में 1871 में जाके जब जर्मन का यूनिफिकेशन होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो ये फ्रांस जो है वो प्रशिया से हार जाता है और नेपोलियन थर्ड को बंदी बना लिया जाता है। तब जाके फिर ये वहाँ से उनका शासन ख़त्म होता है। तो एक प्रकार से नेपोलियन थर्ड वाज द लास्ट द मोनार्क ऑफ फ्रांस। मैप ले लेते हैं। देखिए मैप है, और इस मैप में आपको 1830 का भी रिवोल्यूशन मिलेंगे, 1848 के भी रिवोल्यूशन मिलेंगे। 1830 के जो है वो लाल रंग से है ना। देखिए जो पेरिस में है, बेल्जियम में है, इधर ग्रेट ब्रिटेन में भी है, रशिया में, पोलैंड में है, इधर इटली के जो क्षेत्र हैं जो ऑस्ट्रिया कब्जे में थे वहाँ पे हैं। लेकिन जब 1848 रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो भी फ्रांस में भी हुआ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो आगे हम पढ़ेंगे अगले ट्यूटोरियल में। और इधर ऑस्ट्रिया में काफ़ी कुछ 1848 का रेवोल्यूशन था। इधर मिलान में हुआ, इटली की बात हम कर रहे हैं। और देखिए बेल्जियम में नहीं शो कर रहा है, क्योंकि बेल्जियम में जो रेवोल्यूशन था वो 1830 का था, ब्रसल्स में, जिसकी वजह से बेल्जियम जो है नीदरलैंड से अलग हो जाता है। पहले ये पूरा एक था और 1830 में इतना अलग हो जाता है। इधर सिसिली में विद्रोह हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इटली में भी काफ़ी कुछ हुआ था 1848 में, जिस पे मजनी साहब एक्टिव थे ना। और उसमें हम देखेंगे गैरीबाल्डी का भी पढ़ेंगे, जब इटली यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम सब देखेंगे। तो मेरे ख्याल से मैप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा ट्यूटोरियल होगा वो होगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848, और वहाँ भी हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सभी ट्यूटोरियल खत्म करते हैं, अगले ट्यूटोरियल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।